Assalamu alaikum everybody. Welcome to DK Study Hub. Today's lecture number 14 or section number 14. We have discussed about what is national income and how to calculate national income using different methods. And today we're going to talk about a very new topic which is called consumption function or um, propensity to consume and saving function and investment function. So बीच में हमारे थोड़ा डेज का गैप आया था क्योंकि उसकी चेंजिंग की वजह से सीजन की समर से विंटर की तरफ जो है वो हम लोग जा रहे हैं। इसकी वजह से जो है वो डिफरेंट किस्म की कोल्ड एंड फ्लू हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी क्लास डिले हो गई। तो आज जो है हमारा सेशन नंबर 14 है। तो आज हम बड़े ही 3 इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पढ़ेंगे which is called the consumption function, investment function and saving function. सारे ही आपस में को रिलेटेड हैं, तो एक भी अगर मिस हो गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। और मैंने बहुत पहले आपको बताया था कि इकोनॉमिक्स इज जस्ट लाइक इज पार्ट ऑफ और इज पार्ट ऑफ साइंस। इकोनॉमिक्स को साइंस भी कहा जाता है कि ये एक टाइप है साइंस की। तो इसके अंदर भी कुछ फिजिक्स एंड मैथ्स, फिजिक्स जैसी कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो आपको फिजिक्स टाइप चीज़ों से रिलेट करें। तो इसमें भी अभी थोड़ा सा हम इस टाइप का पढ़ेंगे। तो आइए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। सो लेट्स बिगिन। So what is consumption function or propensity to consume? First of all, introduction. Consumption function or the propensity to consume is is one of the strategic tools of Kantian economics. The concept was introduced by Kant's term as propensity to consume, or the economists of today term it एज कंजम्पशन फंक्शन। आजकल के जो इकोनॉमिस्ट है वो कंजम्पशन फंक्शन के नाम से जानते हैं, वरना जो इसका पुराना नाम था उसको हम प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी कहा जाता था, जो कि ही हमारे बहुत ही पॉपुलर और स्ट्रेटेजिक जो हमारे क्या वो थे इकोनॉमिस्ट कैंशियन, उन्होंने जो है वो ये सारा इनका नाम और ये वाला पूरी थ्योरी बनाई थी, दैट इज कॉल्ड कंजम्पशन फंक्शन। तो अब क्या है ये किस तरह से वर्क करता है पहले हम देखते हैं। तो एज ए इनकम इंक्रीजेज द कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेज। तो कंजम्पशन वैसे होती क्या है हम सबको पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। इकोनॉमिक्स से डे वन से लेके आज तक हम कंजम्पशन एंड सेविंग और इस टाइप से ही रिलेटेड चीज़ों की बात करें तो इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस वाली चीज़ नहीं है। बिल्कुल ये इजी से 3 टॉपिक्स हैं, इसलिए और बड़े मज़े के हैं और बड़े क्रूशियल हैं, तो हमें इस पे फोकस करना होगा। तो कंजम्पशन का तो हमें पता ही है कि कंजम्पशन जो है वो हम लोग कोई भी चीज़ जो है वो कंज्यूम करें, और एज यूजुअल मैक्रो के अंदर हम लोग ओवरऑल पूरी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे नहीं बल्कि ओवरऑल कंट्री पे बात कर रहे होते हैं, नेशन नेशन पे बात कर रहे होते हैं। तो नेशन वाइड जो भी हो रहा होता है उसके ओवरऑल हम लोग बर्ड व्यू ले रहे होते हैं। तो इसके अंदर भी यही कंजम्पशन जो वो देख रहे हैं, हम वो देख रहे हैं एज ए ओवरऑल कंट्री की कंजम्पशन। तो कंजम्पशन फंक्शन होता है क्या, ये तो समझ आ गया। कंजम्पशन कोई चीज़ कंज्यूम करना उसको कहते हैं, मतलब आपने खाना पीना, आपने कपड़े पहन लिए तो आपने कंज्यूम किए ना कपड़े, और आपने क्या कहते हैं कोई अच्छी ब्रांडेड चीज़ ली, अच्छा खाना खाया, दैट इज कॉल्ड कंजम्पशन। अच्छा, ये सारी चीज़ें किस पर डिपेंड करती हैं? इनकम पे। तो एज इनकम इंक्रीजेज कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेज। तो जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली हमारी कंजम्पशन भी इंक्रीज होगी, क्योंकि अगर इनकम एक कांस्टेंट रहेगी तो हमारी कंजम्पशन कैसे इंक्रीज हो सकती है जब तक कि इनकम इंक्रीज ना हो जाए, क्योंकि हमारी इनकम हमें लिमिटेड कर देती है हमारी कंजम्पशन को। तो जब तक हमारी इनकम रहेगी जब जब हम जब जब हमारी इनकम इंक्रीज होगी
then हमारी consumption increase होगी, and vice versa. The special characteristic of consumption is that it can never be zero even at zero income. तो ये बड़ा ही मजे का इसका करेक्टरिस्टिक है कि चाहे हमारी इनकम जीरो भी हो जाए ना, तो हमारी कंजम्पशन जीरो नहीं होती। ऐसा क्यों है? तो इसलिए ऐसा है, और इसलिए ऐसा है क्योंकि एक नॉर्मल सी बात है, अगर किसी के घर में कोई इनकम नहीं जनरेट हो रही होती या कोई इनकम नहीं होती, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ कंज्यूम ही नहीं करता। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि बहुत पुअर लोग जिनकी कोई इनकम नहीं है वो कुछ कंज्यूम ना करते हो? तो कभी ऐसा नहीं हो सकता। जब तक इंसान जिंदा रहता है वो कुछ ना कुछ कंज्यूम करता रहता है, वाया वो किसी ने आपको चैरिटी दे दी हो या कुछ कर दिया हो। तो इस तरह से कंजम्पशन उनकी होती रहती है, कभी भी कंजम्पशन खत्म नहीं होती है। तो कंजम्पशन का खत्म होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, चाहे इनकम हो या ना हो, कंजम्पशन जो है वो हमेशा रहती है। ये इसका बड़ा ही स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है। तो ऐसे कंजम्पशन को क्या क्या कहा जाता है? तो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे कंजम्पशन को कहते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन, जो कि इनकम जीरो है लेकिन कंजम्पशन जो है वो फिर भी हो रही है। ठीक है, तो इसकी बहुत सारे एग्जांपल्स भी हैं, जिसमें से मैंने वो आपको एक बता दी है। ज़कात वगैरह, किसी ने चैरिटी दे दी, या फिर सैलानी वगैरह जैसे होते हैं, तो उन लोगों की कंजम्पशन, इनकम ज़ीरो है लेकिन वो वहाँ जाके खाना भी खा रहे हैं, तो उनकी कंजम्पशन हो रही है। तो होपफुली आपको ये वाली बात क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ मैंने एक फॉर्मूला बनाया ताकि ये एक दूसरे से आप लोग रिलेट कर सकें, क्योंकि एक दूसरे को जब आप लिंक नहीं करेंगे, रिलेट नहीं, तो फिर आपको समझ नहीं आएगा तो ये कैसे लिंक होता है एक दूसरे से। इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला है, इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। अच्छा, इनकम को वाई से डिनोट क्यों किया जाता है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट को आई से डिनोट करते हैं, तो दो आई को अगर हम करेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी, इसलिए इनकम को हम वाई से डिनोट करते हैं, कंजम्पशन को हम सी से, एंड सेविंग को एस से। तो इनकम इज इक्वल्स टू सेविंग प्लस कंजम्पशन, या कंजम्पशन प्लस सेविंग, ये एक बेसिक सा हमारा फॉर्मूला है, इसे याद रखिएगा। अभी आखिर में फिर आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन किसने लिखी है? के कोरेशरा, कोई इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने ये डेफिनेशन लिखी है कंजम्पशन की। सो द रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन, spending, and disposable income is called consumption. Function or propensity to consume, according to K.K. Karishara, a functional relationship between two aggregates, total consumption and national income, is known as consumption function. अब दो डिफरेंट जो है वो हमारे एग्रीगेट्स हैं, जो कि हमें ये बताते हैं कि जो कि हम दोनों को लिंक करते हैं, और उससे हमें कंजम्पशन फंक्शन का पता चलता है, जो कि हमारी टोटल नेशनल इनकम और इन दोनों का रिलेशन बताते हैं कि टोटल नेशनल इनकम कितनी है और उसकी कंजम्पशन फंक्शन कितना हो रहा है। तो कंजम्पशन फंक्शन का ये तो समझ आ गया होगा कि कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है। इनकम एंड नॉर्मल कंजम्पशन को हम क्या कहते हैं कि हम लोग कोई चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब कुछ खाना पीना, कुछ भी वट एवर कंज्यूम करना। और जो है वो इनकम, ये हमारी कंजम्पशन कहलाती है। लेकिन कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है कि इनकम और कंजम्पशन का हम लोग रिलेशनशिप देखते हैं, फंक्शनल रिलेशनशिप होता है इन दोनों का, उसको हम पूरा ओवरऑल देखते हैं, दैट इज कॉल्ड कंजम्पशन फंक्शन। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद इसका फंक्शनल फॉर्मूला है, सी इज इक्वल्स टू एफ वाई, वाई इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इनकम इज इंडिपेंडेंट एंड कंजम्पशन इंडिपेंडेंट। की ओवरऑल देखा जाए तो इनकम पे ही कंजम्पशन डिपेंड करती है, अगर कंजम्पशन क्योंकि अगर इनकम कम होगी तो कंजम्पशन भी कम होगी। तो ये इसका फंक्शन फॉर्मूला हो गया। अब हम इसका शेड्यूल देख लेते हैं। नेशनल इनकम हमने ली है, और उसके अलावा हमने कंजम्पशन ली है, और सेविंग फंक्शन भी मैं यहाँ साथ साथ करवा रही हूँ ताकि आपको इजीली नेक्स्ट वो जो हमारा टॉपिक है वो समझ आ जाए। तो नेशनल इनकम
हमने 3 कॉलम बनाए हैं, नेशनल इनकम, कंजम्पशन एंड सेविंग। उसके बाद जो है, जब हमारी नेशनल इनकम ज़ीरो थी, तो ओवरऑल मैंने जैसे अभी बताया, हमारी कंजम्पशन का ये एक स्पेशल करेक्टरिस्टिक है कि वो कभी ज़ीरो नहीं होती। तो कंजम्पशन हमारी 100 थी और माइनस में सेविंग थी, क्योंकि जब हमारी इनकम ही नहीं है, हमें कंजम्पशन कहीं से मिल रही है, तो सेविंग तो पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद हमारी इनकम होना शुरू हुई। 100 हमारे डॉलर्स या कुछ भी बिलियंस रुपीस या कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, जैसे $100 हमारी इनकम है, तो 120 हमारी कंजम्पशन है, तो -20 सेविंग हो गई, क्योंकि एक्स्ट्रा हम लोग $20 की अ, हम लोग वो कंजम्पशन कर रहे थे। फिर जब हमारी इनकम और इंक्रीज हुई, तो हमारी कंजम्पशन भी उसके बिल्कुल इक्वल हो गई, और सेविंग हमारी हो गई ज़ीरो। मतलब एक एक जगह आ गई, एक एक प्रॉपर उसको जगह मिल गई, एक ज़ीरो पे आ गई सेविंग। मतलब पहले माइनस में हो रही थी, अब ज़ीरो में हो गई, क्योंकि हमारी इनकम और कंजम्पशन इक्वल है। उसके बाद क्या हुआ, जब हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज हुई, और ये वाले फेज में क्या हुआ कि कंजम्पशन हमारी थोड़ी भी इंक्रीज हुई, लेकिन इनकी इतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ, सेविंग हमारी बनी और सेविंग हुई हमारी। फिर क्या हुआ, इनकम और इंक्रीज हुई, कंजम्पशन भी इंक्रीज हुई, लेकिन हमारी सेविंग भी साथ साथ अब इंक्रीज होना शुरू हो गई। तो इस तरह से जो है, ये तीनों एक साथ वर्क करते हैं। ये तीनों एक साथ जो है वो लिंक है एक दूसरे के साथ। अगर हम लोग कंजम्पशन के साथ, इनकम के साथ, अगर हम कंजम्पशन जहाँ एक दूसरे के इक्वल थी, तो यहाँ हमारी सेविंग ज़ीरो थी, लेकिन जैसे इनकम जो है वो बढ़ी और कंजम्पशन बढ़ी, लेकिन एक बहुत ही मिनिमल से चेंज आया, तो उससे क्या हुआ कि हमारी सेविंग फंक्शन भी बना, और फिर हमने सेव भी करना शुरू कर दिया। तो ओवरऑल अगर हम एज एन इंडिविजुअल देखा जाए, तो नॉर्मली भी हम यही देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, वैसे ही ओवरऑल कंट्री की बात हो रही है, लेकिन अगर हम एक इंडिविजुअल का देखा जाए इनकम, तो क्या हो रहा है इसके अंदर के हमारी जो है वो, जब इनकम ज़ीरो है तो कंजम्पशन हो रही है, और जब हमारी हमारी जो कंजम्पशन है या एक्सपेंसेस हैं, वो एक लिमिटेड हो गए, तो हमें सेविंग हम लोग सेविंग भी करने लगे। सेविंग से फिर बहुत सारी और चीज़ें होती हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट एंड स्टफ, वो आगे जाके अभी हम पढ़ेंगे। तो इस तरह से ये तीनों को रिलेटेड है। यहाँ से मैं चाहती तो दो कॉलम्स में बना सकती थी, लेकिन सेविंग का इसीलिए बनाए ताकि आपको अभी समझ आ जाए और आगे प्रॉब्लम ना हो, फिर आगे और डिटेल में इसको पढ़ेंगे। अच्छा, सेविंग कंजम्पशन फंक्शन के 3 पार्ट्स होते हैं, तो वो क्या क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, या फिर जो है वो इसको एवरेज कंजम्पशन फंक्शन, क्योंकि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोले या कंजम्पशन फंक्शन, बोथ आर सेम थिंग्स। तो the average propensity to consume may be defined as the ratio of consumption spending to the income, and can be calculated by dividing amount of consumption spending by the level of income. Income divided by consumption divided by income अगर हम करेंगे, तो हमें एक एवरेज कंजम्पशन फंक्शन पता चल जाएगा कि हमारा एक एवरेज कंजम्पशन फंक्शन कितना है। तो ओवरऑल आप लोगों को इसका आइडिया हो जाएगा कि अगर हमारी फॉर एग्जांपल अभी हम ऐसे ही कैलकुलेट कर लेते हैं कि अगर हमारी जो है वो कंजम्पशन 150 थी, और हम लोग फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारी जो है वो 210 है इनकम, फॉर एग्जांपल ये वाले चार्ट ना देखें, तो हमारी 0.71 जो है हमारा कंजम्पशन एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बनेगा। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, तो ओवरऑल हमें एक रेशो पता चल जाएगी कि 71% जो है हमारा कंजम एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। मतलब एवरेज, मतलब एक जर्नली एवरेज हम लोग जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो 71% कर रहे हैं अपनी इनकम का। होपफुली ये बात क्लियर हो रही होगी। ये ओवरऑल नेशनल इनकम की बात हो रही है, लेकिन आप लोगों को समझने के लिए मैं इसको एक इंडिविजुअली एक लेके चलूँ ताकि और अच्छा समझ आए। तो ये वाली बात आप लोगों को होपफुली क्लियर होगी। अब यहाँ पे वही बात लिखी है, सी इज डोनेटेड
C is denoted as a consumption function and Y is for income. For example, if a level of income is 90 billion and consumption spending is 63 बिलियन, तो हम लोगों का जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो कितना आएगा। यहाँ देखिए एग्जैक्ट वही बात है कि हमने कंजम्पशन ऊपर ली, नीचे हमने लिए इनकम, तो हमें 0.70, अगर इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दे तो हमें परसेंट भी पता चल जाएगी कि 70% हमारी ओवरऑल पूरी कंट्री की जो है वो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। और ये निकालना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं अपनी इकोनॉमी के लिए, ताकि ओवरऑल हमें एवरेज कंजम्पशन पता चल सके, एवरेज सेविंग एंड एवरेज इन्वेस्टमेंट, उससे फिर जो है वो इकोनॉमी के अंदर हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह और इसकी डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन वगैरह बनाने में काम आए। तो इसके बाद है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी। और एमपीसी क्या है? मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज अ वेरी यूजफुल टूल टू नो हाउ मच इंक्रीज इन इनकम इज कंज्यूम एंड हाउ मच इज सेफ टू इन्वेस्ट। तो सेव करते ही इसलिए कि इन्वेस्ट करें। तो इसमें यही लिखा है ऊपर ऊपर जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था माइक्रो में, तो उसके अंदर मैंने एवरेज और टोटल एंड मार्जिनल का डिफरेंस बताया था। तो मार्जिनल का वैसे लिटरल मीनिंग जो है वो एडिशनल को कहते हैं। तो वो जो एडिशनल हमारे अमाउंट बचता है, जैसे यहाँ पे हमारी इतनी इनकम है और इतना हमारा कंजम्पशन है, तो ये जो हमारे बच रहा है इसको हम, हो सकता है हम सेव कर लें और देन हम इन्वेस्टमेंट कर लें। तो इस तरह से जो है हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो बनती है। अब इसको देख लेते हैं फंक्शनल फॉर्मूले के थ्रू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी ये पढ़ लेते हैं पूरा ओवरऑल इंट्रोडक्शन के लिखा हुआ क्या है। Marginal propensity to consume is a ratio or proportion of a rise in income that goes on consumption। तो जैसे इनकम इंक्रीज होगी तो राइज इन इनकम से क्या हमारा जो है वो इफेक्ट पड़ रहा है ओवरऑल, तो हम उसका रेशो देखते हैं। इन अदर वर्ड्स इट इज रेशो चेंज इन कंजम्पशन टू द चेंज इन इनकम। और ओवरऑल देखा जाए तो चेंज इन इनकम का रेशो देखते हैं और चेंज इन consumption का। तो MPC can be expressed as MPC is equals to delta C divided by delta Y। अब डेल्टा का क्या मतलब है? चेंज यहाँ पे शो कर रहे हैं। जैसे ऊपर वाले चार्ट में हमें यहाँ 100 से 150 देखा, तो 50 का यहाँ चेंज आया ना, तो यहाँ हम लिखेंगे 50। ओवरऑल हमारी 50 जो है वो सॉरी यहाँ नीचे इनकम में, देन हम लोग मोर हम जो चेंज आया वो लिखेंगे। और इनकम के और कंजम्पशन में भी 150 के बाद 190 हुआ, तो 40 रुपीज़ का 40 बिलियन का चेंज आया। तो ये हम लोग चेंज इन कंजम्पशन इस तरह से लिख सकते हैं। तो फुल ये वाली बात भी क्लियर होगी। तो ये हमारा जो है वो पूरा ओवरऑल कंजम्पशन फंक्शन और का टॉपिक था। उसके बाद आज का जो हमारा सेकंड टॉपिक है, होपफुली ये वाला टॉपिक आपको समझ आया होगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेविंग फंक्शन और प्रोपेंसिटी टू सेव। तो सेविंग इज द सेकंड डिटरमिनेंट ऑफ द इनकम and may be defined as this excess of income or consumption spending। तो जो एक्सेस बचता है वो हम ऑब्वियसली सेव कर लेते हैं। सेव क्यों करते हैं? ताकि हम आगे इन्वेस्ट कर सकें। तो सेविंग फंक्शन क्या है कि चेंज इन इनकम डिवाइड बाय चेंज इन कंजम्पशन है, ये इसका फंक्शनल फॉर्मूला है। Save propensity to save is a schedule which shows the relationship between aggregate saving at different level of income expressed as saving is equals to C Y। मतलब saving is dependent on इनकम, ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये डिपेंडेंट है सेव इनकम पे। द रिलेशनशिप इन सेम if it's read as saving is a function of income, it means saving depends upon the level of income। यही मैंने आपको अभी बोला, the higher the level of income the higher will be the saving ratio। तो फिर वही वाला उसी टाइप का मैंने थोड़ा सा डिफरेंशियल बनाया है कि 25 हमारी इनकम थी
और 25 हमारी कंजम्पशन थी, तो कुछ भी सेविंग नहीं थी। देन 50 हमारी इनकम जैसे इंक्रीज हुई और कंजम्पशन हमारी एक लिमिटेड, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं थी, हमारा ओवरऑल सारी कंजम्पशन पूरी हो गई 40 बिलियन के अंदर। तो फिर 10 बिलियन जो बचे हमारे, वो हमें हमारी सेविंग की तरफ चलेगा। तो इसी तरह इनकम इंक्रीज होती रही और सेविंग फंक्शन बढ़ता चला गया। दे आर सेविंग इज डिपेंडेंट ऑन इनकम। तो फुल ये वाली बात भी क्लियर होगी। अब इसकी भी दो टाइप्स हैं, एवरेज एंड मार्जिनल। तो एवरेज हमें पता है, ओवरऑल एवरेज निकालने के लिए हमें दोनों का चेंज देखना होता है, दोनों को डिवाइड करना होता है। और मार्जिनल देखने के लिए हमें दोनों का चेंज देखना ज़रूरी है कि किस तरह से दोनों चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो वैसे उस तरह से हम जो है वो, अगर हो सकता है आप लोगों का एमसीक्यू वगैरह या फिर न्यूमेरिकल आ जाए इस टाइप का, तो ये याद रखिएगा कि किस तरह से वर्क करते हैं इसका फॉर्मूला, और कैसे निकाल सकते हैं। अगर इस तरह से कोई एक छोटा सा न्यूमेरिकल दे दिया 2 मार्क्स का एमसीक्यू, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये आप लोग देख लें। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव भी वही बात है कि the ratio of percentage of income saved at a certain level of income, mathematically APS expressed as follows: APS equals to saving divide by income। फिर उसके बाद जो है वो, जी थोड़ा सा बीच में डिस्टॉर्शन हो गया था। अब हम कहाँ पे थे जी? तो फॉर्मूला हम लोग देख रहे थे एपीएस का। एपीएस के क्या फॉर्मूला है? सेविंग डिवाइड बाय इनकम। उसके बाद इसकी एक छोटा सा नुमेरिकल बनाया हुआ है मैंने एग्जाम्पल के तौर पे, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि कैसे हम लोग इसको निकालेंगे। तो अब यहाँ से आपने बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको कंफ्यूज कर सकती हैं। ठीक है जी। तो इफ इनकम इज 5 बिलियन, 500 बिलियन एंड कंजम्पशन स्पेंडिंग इज 400 बिलियन, तो हम सीधा सीधा हिसाब किताब नजर आ रहा है कि जो है वो हमारा 100 बिलियन, द सेविंग विल बी 100 बिलियन। और उसके अलावा क्या हो रहा है कि द एपीसी विल कम 200 डिवाइड बाय 500। तो हमें सेविंग और डिवाइड बाय इनकम से पता चल जाएगा कि 0.2, या फिर हमारी जो है वो क्या है, एवरेज प्रोपेंसिटी सेव है पूरे कंट्री की। ठीक है जी। और अब इसके नीचे थोड़ी इस टाइप की चीज़ें जैसे हम लोग फिजिक्स वगैरह में पढ़ा करते थे। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कभी कभार ऐसा न्यूमेरिकल नहीं आए, उसको कभी आपको सेविंग का ना दिया हुआ हो, और आपको ये ना पता हो कि ओवरऑल कैसे निकालना है, अगर ये सारी चीज़ें ना दी हो, इनकम एंड कंजम्पशन, और फिर उसके बाद आपने सेविंग, इससे इजीली निकल जाएगी। फिर आप लोग यहाँ तक पहुँच सकते हैं। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें ना दी हुई हो, तो आप लोग फिर क्या करेंगे? तो इट कैन ऑल्सो बी ट्रेस्ड बाय एपीसी फ्रॉम सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम वन। अब एपीसी को अगर हम -1 करेंगे, तो हमें एपीएस इजीली पता चल जाएगा कि क्या है। ठीक है। तो the average percentage of save can also be raised from subtracting one. An example, the given above, the APC is 400 and divide by 500 is 0.8. So the APS is 1 minus 0.8 is equals to 0.2। दोनों का सेम आंसर है, देख रहे होंगे आप लोग। तो इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। कभी कभार हो सकता है ऐसा हो कि आपको सिर्फ एपीसी दे दिया और बोला कि नाउ कैलकुलेट द एपीएस, तो ये तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। 1 माइनस एपीसी करेंगे तो आपको एपीएस निकल के आ जाएगा। ओवरऑल अगर ये वाला इजी लगता है, तो ये दोनों आपने जहन में रखते हैं। और ये डिपेंड करता है कि किस तरह के न्यूमेरिकल हो। तो 400 हमारा जो ऊपर था, हमने न्यूमेरिकल देखा था, उसके अंदर 400 हमारा कंजम्पशन थी डिवाइड बाय इनकम की, तो हमारी एपी इसी निकल आई। और कभी कभार ऐसा कंजम्पशन और
अब जो है वो इनकम दी हुई हो और लिखा हो कि एपीसी एंड एपीएस आपने निकालना है, तो पहले आप एपीसी निकालेंगे, कंजम्पशन डिवाइड बाय इनकम, उसके बाद फिर हम लोग एपीएस निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, या तो आप फिर डायरेक्टली माइनस करें देन डिवाइड करें, इतना लंबा प्रोसेस, या फिर आप डायरेक्टली एपीसी -1 कर देंगे तो एपीएस निकल आएगा। और अगर एपीएस आपको गिवन हो लेकिन एपीसी गिवन ना हो, तो क्या करेंगे आप, एपीएस माइनस एपीएस -1 मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव -1 इज इक्वल्स टू एपीसी, मतलब दोनों के अंदर से जब हम माइनस करेंगे 1, तो या तो एपीसी निकल आएगा या एपीएस, ये हमेशा याद रखिएगा। एपीएस में से -1 करेंगे तो एपीसी निकल आएगा, मतलब जब एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव -1 is equals to average propensity to save, average propensity to consume, और average propensity to consume -1 is equals to average propensity to save। तो दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अगर एपीएस दिया हुआ है उसमें से आप -1 करेंगे एपीसी निकल आएगा, और अब एपीसी दिया हुआ है और आपको एपीएस निकालना है तो -1 करेंगे तो आपको एपी एस मिल जाएगा, और एपीसी -1 इज इक्वल्स टू एपीएस। तो ये वाली भी चीज़ आप लोग अपने ध्यान में रखिएगा, ये वाला फॉर्मूला भी ध्यान में रखिएगा, और रटना नहीं है, आपने समझना है कि ये होता कैसे है, मतलब इजीली आपको समझ आ गया होगा मैथमेटिकल वे से कि ये किस तरह से हो रहा है। फिर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू से कंज्यूम भी है हमारे पास। तो मैंने अभी जैसे पहले भी बताया था कि एवरेज के अंदर हम लोग जो है वो डिवाइड करके दो चीज़ों को देखते हैं, और मार्जिनल के अंदर जो है हम लोग अपना जो है वो दोनों के चेंज को हम लोग देखते हैं। The change in the ratio or proportion in income versus the change in the change in the ratio of uh, saving, सॉरी ये पर सेविंग लिखना था, थोड़ा सा टाइप में मिस्टेक हो जाती है। तो इस तरह से जो है हम लोग आराम से ये वाला फॉर्मूला निकालेंगे। तो एमपीएस कैसे बन निकलेगा, चेंज इन सेविंग डिवाइड बाय चेंज इन इनकम, और एमपीएस इक्वल्स टू चेंज इन डेल्टा एस डिवाइड बाय डेल्टा वाई। तो ये इसका मतलब क्या है, चेंज इन एस सेविंग डिवाइड बाय चेंज इन इनकम। अब इसका एग्जांपल के थ्रू भी आपको, ताकि पूरा ओवरऑल क्लियर हो जाए, इसलिए मैंने एक एक चीज शॉर्ट शॉर्ट सी बनाई है ताकि आपको शॉर्ट भी लगे, शॉर्ट और इफेक्टिव चीज समझ इफेक्टिवली समझ आ जाए। तो व्हेन इनकम इंक्रीजेस फ्रॉम 500 बिलियन टू 800 बिलियन, अब चेंज आप लोगों को समझ आ रहा होगा किस तरह से हो रहा है। वैसे ओवरऑल ये तो इजी कैलकुलेशन है, आप अपने दिमाग से भी निकाल सकते हो, वरना अगर कुछ बच्चे होते हैं जो कैलकुलेटर है छोटी छोटी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, तो वो भी कोई बुरी चीज़ नहीं है, तो आप वैसे भी निकाल सकते हैं। इन दोनों का डिफरेंस ले लें, देन आपको पता चलेगा कि इन दोनों का ओवरऑल चेंज कितने का है। देन सेविंग इंक्रीज फ्रॉम ₹200 to 350 बिलियन, द एमपीएस विल बी, तो क्या क्या होगा, 150 डिवाइड बाय 300 इज इक्वल्स टू 1, रेशियो 2 इज इक्वल्स टू 0.5, हमारी जो है वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। होपफुली ये बारी बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। उसके बाद जो है हमने इसके नीचे देखते हैं और क्या एक्सप्लेनेशन लिखा है। सिंस द एडिशनल इनकम इज, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है लेकिन जब मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगी तो वो बिल्कुल करेक्ट होंगे। यहाँ पे जो है वो टाइम की कमी की वजह से मैंने प्रॉपरली चीज़ें नहीं इतने देखी, टाइपिंग मिस्टेक वगैरह, तो इंशाल्लाह मैं आपको सही करके फिर दे दूंगी। तो सिंस द एडिशनल इनकम इज ईदर कंज्यूम और saved, therefore the sum of the marginal propensity to consume MPC and marginal propensity to save MPS is equals to 1। क्या मतलब वो, the sum of marginal propensity MPC प्लस, जब भी सम की बात आए ना इसका मतलब प्लस की बात हो रही है, हमेशा याद रखिएगा, चाहे मैथ्स हो या बिजनेस मैथ या स्टैटिस्टिक्स या जो भी सब्जेक्ट हो, हमेशा जब सम की बात आ रही हो तो उसको एडिशन
की बात हो रही होती है, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल्स टू 1। तो ये वाले भी हमारी एक नई हमें चीज पता चली लास्ट में कि whenever हमारी सिंस एडिशनल इनकम इज ईदर कंज्यूम और सेव, तो उससे हमने एक वो निकाला कंक्लूजन कि या तो हमारी इनकम सेव हो जाती है या कंज्यूम हो जाती है। तो हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल्स टू 1। उसके बाद मार्जिनल propensity to save can also be found out by subtracting MPC from 1। और MPS का तो हमने पता ही था हमें कि हम MPC माइनस जो है वो 1 करेंगे तो MPC निकल आएगा। अब एक फॉर्मूला आपको दिया हुआ है तो आप उससे मतलब खेल सकते हैं, आप उससे आगे पीछे करके देखें, आप लोग थोड़ा उसमें इंटरेस्ट लें तो आपको और आसानी से समझ आ जाएगा कि ये क्या हो रहा है। जैसे हमने अभी यहाँ पढ़ा था कि MPC APC एंड APS को, अब APC को अगर हम यहाँ पे ये माइनस को वहाँ ले जाए तो ये प्लस हो जाएगा। इस तरह से APC और इस तरह से हम लोग अगर आगे पीछे करते रहेंगे तो एक नई चीज हमें पता चलती रहेगी। तो यहाँ पे भी यही है कि MPS इज इक्वल्स टू 1 माइनस MPC हो गया यहाँ पे। तो अगर कभी कभार होता है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल्स टू 1 माइनस MPC दिया हुआ हो आपको और बोले मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव निकाले, तो आपने डायरेक्टली 1 माइनस कर देना और इजीली आपका आ जाएगा। तो इस तरह से जो है ओवरऑल हमारी चीजें निकल आएंगी। अब आपको इस टेबल से और अच्छा समझ आ जाएगा। इनकम हमारी, ये हमने कॉलम फर्स्ट कॉलम इनकम का है, देन प्रोपेंसिटी टू सेव या कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन, फिर एवरेज एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और सॉरी सेव। तो इनकम हमारी 10 थी, हमारी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कंजम्पशन फंक्शन 11 था, तो सेविंग कुछ नहीं हो रही, -1 हो रही है। फिर वही यही वाला चार्ट मैं बार बार इसीलिए रिपीट किया था कि आपके ध्यान में ये बैठ जाए बातें। फिर हमारी इनकम इंक्रीज हुई और हमारा जो है कंजम्पशन भी इंक्रीज हुई, दोनों इक्वल थी, तो हमारी कोई सेविंग नहीं हुई कंट्री में। देन इनकम और इंक्रीज हुई, कंजम्पशन भी इंक्रीज हुई, लेकिन इस कंजम्पशन भी इंक्रीज हुई लेकिन इनकम और कंजम्पशन इक्वल नहीं थे। इसकी वजह से हमें सेविंग फंक्शन भी हमारा स्टार्ट हो गया। और इस तरह से जो है इनकम बढ़ती चली गई, कंजम्पशन भी बढ़ी लेकिन एक पर्टिकुलर लेवल पे, और इससे हमारे सेविंग फंक्शन भी साथ साथ इंक्रीज होता रहा और प्रोपेंसिटी टू सेव भी चलता रहा। और उससे यहाँ हमने एवरेज हम लोग कैसे निकालते थे, 3/30 करेंगे, 3/30 इनकम डिवाइड बाई सेविंग डिवाइड बाई इनकम, तो हमें 0.3 एवरेज हमें पता चलता चला जा रहा है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कितना आया। देन मार्जिनल भी हम ऐसे ही देखेंगे, 3/10, तो उससे हमें पता चल गया कि मार्जिनल ओवरऑल 0.3 था एंड 10 10 10 इनका डिफरेंस। ये डिफरेंस आप लोगों को दिख रहा है ना, 10 10 10 10 का डिफरेंस है, तो यह यहीं पे यहाँ पे यही वाला डिफरेंस लिया है। यहाँ 3 थी फिर 5 हुई, ये हमारी जो है वो सेविंग को हम लोग देख रहे हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो चेंज यहाँ नजर आ रहे थे 3 से लेके 8 तक, पहले 3 थी फिर 8 हो गई, तो दोनों का चेंज कितना आया, तो वो 5 आया, तो इसलिए यहाँ 5 लिख लिया। और यहाँ कितना चेंज आया, 10 का, यहाँ मैंने सेम नंबर्स नहीं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ओवरऑल ये चेंज आए, तो इससे हमें मार्जिनल प्रोपेंसिटी सेव भी पता चल गई। तो होपफुली ये वाला कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को क्लियर होगा। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट, आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट फंक्शन, उसकी थोड़ी सी काइंड्स हम पढ़ेंगे, देन हमारी जो है वो आज का सेशन वाइंड अप करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट फंक्शन एंड स्टफ, लेट्स डिस्कस। तो जनरली the purchase of sales of existing shares in bonds and debentures etc is considered as an act of investment। तो ओवरऑल अगर हम जनरल वे में देखें तो जो हमारा परचेज एंड सेल ऑफ शेयर बॉन्ड्स वगैरह होते हैं वो हमारी इन्वेस्टमेंट में आते हैं।
लेकिन ये बट दिस इज नॉट the investment which is really determines income, and just like to transfer of ownership of already existing capital employment in the country. तो ये जो है वो असल में जो है वो डिटरमिन नहीं कर पाता। और ये हम लोग जो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, इस इन्वेस्टमेंट का फंक्शन कब आता है, इसीलिए मैंने इसको लास्ट में रखा कि जब हमारा जो है वो सेविंग का फंक्शन शुरू होता है। क्योंकि जब आपके पास एक्स्ट्रा पैसे होंगे तो ही आप सेव करेंगे एंड देन आप इन्वेस्ट कर सकेंगे। तो that is called investment function. In fact, in economics, new expansion expenditure made on the new addition to the physical capital assets, such as construction of new means of transportation, building dams, powerhouses, and other public work project and manufacturing of tools. तो ये जो है सारी चीजें हमारी इन्वेस्टमेंट में नहीं आती, लेकिन इसके अलावा सेल्स ऑफ शेयर्स वगैरह, परचेज ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, ये सारी चीज़ें हमें इन्वेस्टमेंट में हम लोग की आती हैं। सर्टेन अमाउंट या किसी प्रोजेक्ट पे हमने अपने पैसे लगाए, ओवरऑल आपको लिटरल मीनिंग तो पता ही होगा किसी चीज़ के अंदर इन्वेस्ट करना, तो अपने पैसे लगाना किसी चीज़ पे। और हर चीज़ का बैकग्राउंड जो होता है वो पैसे अर्न करना होता है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट फंक्शन में भी यही है कि किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे हम लोग जो है इन्वेस्ट करें एंड देन उस पर प्रॉफिट अर्न करें, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इसकी क्या क्या काइंड्स है, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एज टोटल इन्वेस्टमेंट मेड बाय इन्वेस्टर्स। क्योंकि नाम से ही जाहिर है, जब भी कोई ग्रॉस की बात करें तो दो मीनिंग्स होते हैं ग्रॉस के। एक तो होता है ओवरऑल, एक वो वाला ग्रॉस होता है जो ग्रॉस मतलब यकी वाला ग्रॉस मतलब नेस्टी या कुछ इस टाइप का। लेकिन ये जो इकोनॉमिक्स वगैरह में या हम प्रोफेशनली यूज करते हैं, ग्रॉस इसका मतलब होता है और ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम या फिर फॉर अ ईयर, एक साल की कोई एक पूरे ईयर की इन्वेस्टमेंट को हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो होपफुली अब आपको ये वाली बात हमेशा याद रहेगी कि उन दो ग्रॉस का दो डिफरेंट क्या मीनिंग्स हैं। तो it is a sum of real and replacement investment is may refer to an addition to the stack of raw material and sold of consumer goods। तो हमारी जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट है इस साल की या एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम की, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। पर नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि एक कंपनी के अंदर हम लोग जब कोई गुड्स परचेज करें, कुछ करें, तो ओवरऑल देखा जाए तो वो इन्वेस्टमेंट ही हो रही है, क्योंकि उसके बगैर जो है हम अपनी कंपनी रन नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम लोग जो है वो हम पहले एक कंपनी में इन्वेस्ट वगैरह करते हैं। तो नेट, व्हाट इज नेट इन्वेस्टमेंट? एडिशन इन द कैपिटल स्टॉक मोर देन जो 5 years चीज़ें चले वो कैपिटल गुड्स वगैरह कहलाते हैं। तो हम लोग इसके जो एडिशन करते हैं, जो हम एक्स्ट्रा खरीदते हैं, और वो कहलाता है हमारा नेट इन्वेस्टमेंट। क्रॉस इन्वेस्टमेंट इज नॉट नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है। तो नेट इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस है, दे आर नॉट सेम। तो part of replacement of the depreciated capital for maintaining and the capital stock such as expenditure which are made on purchasing of a new fixed asset to replace depreciated one is known as net investment। अब पुराना हमने देखी नया वाली कोई कैपिटल गुड खरीदा है तो डेट इज कॉल्ड नेट इन्वेस्टमेंट। तो हमने पुराना वाला जो बेचा होगा स्क्रैप के अंदर, डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में आप लोग होपफुली आ गए होंगे अकाउंटिंग में, तो उसके अंदर यही हो रहा होता है कि जो पुराना बेच के नया आपने लिया है उसके ऊपर जो आपने एक एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट किया नए वाले पे, दैट इज कॉल्ड नेट इन्वेस्टमेंट। और जो हमारी बाकी जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट मिलती है उसकी वो अलग है। तो उसके रिप्लेसमेंट कॉस्ट के अंदर एक अपनी इन्वेस्टमेंट डाल के एक नई चीज़ लेना, दैट इज कॉल्ड हमारी नेट इन्वेस्टमेंट। तो अब हम इसको इस तरह भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस कैपिटल डेप्रिशिएटेड
और डेप्रिसिएशन और रिप्लेसमेंट इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट। और इजी वाला क्या है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट माइनस कैपिटल डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन वगैरह निकाल के जो इन्वेस्टमेंट पता चलेगी हमें, वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ओवरऑल पता चल जाएगी, ये है। अच्छा, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट क्या है, एन इन्वेस्टमेंट विच इज अंडरटेक फॉर ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज कंसिडर्ड एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक पर्टिकुलर बंदे से दूसरे पर्टिकुलर बंदे तक हम लोग जो है वो ट्रांसफर जो कर रहे होते हैं, अंडरटेकिंग, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। दिस इज type of investment. This is a type of investment does not make addition to real capital stock in the economy. तो इसके अंदर कोई एडिशन वगैरह नहीं हो रही होती है। For example, deposit made by a person into the bank, purchase of shares, bond, machine. In fact, this kind of transaction, deposit in the bank, किसी बंदे ने हमारे बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाए, हमने किसी के बैंक में करवाए फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। तो इजी सा है और आपको होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। रियल इन्वेस्टमेंट क्या होती है? रियल इन्वेस्टमेंट इज दैट इन्वेस्टमेंट which helps in creating additional productive capacity in the economy. In other words, the investment which helps in producing further goods, corporations generating income terms as real investment। जो हमारी रियल इन्वेस्टमेंट जिससे हमें जो है वो प्रॉफिट जनरेट करे और इनकम जनरेट करे, दैट इज कॉल्ड real investment. Real investment is a process which has capacity to increase the protected asset of a company. For example, if a person further economy establish a new factory, is real investment, it will be generated additional productive capacity in the इकोनॉमी। तो हमारी जो एडिशनल जो हम लोग रियल इन्वेस्टमेंट क्या है कि जो हमारी प्रोडक्टिव एसेट को जो इंक्रीज करती है, कैपेसिटी उसकी इंक्रीज करती है, दैट इज कॉल्ड रियल इन्वेस्टमेंट। हमने एक मशीनरी खरीदी, पुरानी वाली मशीनरी के अंदर जो है वो इतनी कैपेसिटी थी कि वो 50 या 60 यूनिट पर आवर प्रोड्यूस कर रही थी, लेकिन जो हमने नई मशीनरी खरीदी है वो 100 यूनिट पर आवर प्रोड्यूस कर रही है। तो ये रियल इन्वेस्टमेंट है, एडिशनल प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है। तो ओवरऑल ये वाला भी कॉन्सेप्ट जो है इजी सा है, हम होपफुली समझ आ रहा होगा। प्लान इन्वेस्टमेंट नाम से आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि हम एक प्लान करके टारगेटेड चीज़ को हम लोग अचीव करने के लिए हम प्लान करें, डेट इज कॉल्ड प्लान इन्वेस्टमेंट। एंटरप्रेन्योर्स, अब हम इसका वो पढ़ लेते हैं कि एक्सप्लेनेशन क्या लिखा है। एंटरप्रेन्योर्स आर विलिंग टू अंडरटेक willing to undertake during a given period of time. It's a deliberate attempt of the entrepreneur to make addition to the capital stock की वगैरह। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें, एक पर्टिकुलर टारगेट होता है ना, प्लान किया हुआ होता है, अभी ईद आने वाली है तो उसके ऊपर जैसे हमारे जो है वो बहुत सारे वो कपड़े या क्लॉथिंग ब्रांड्स हैं, तो क्लॉथिंग ब्रांड जो है वो उनकी डिमांड कपड़ों वगैरह की, एसेसरीज की पीक पे होती है कि ईद वगैरह के ऊपर या कोई भी इवेंट हो, क्रिसमस एंड दिवाली एंड डिफरेंट किस्म के जो भी इवेंट्स होते हैं, तो वो क्या कहते हैं, टारगेट किया हुआ होता है एंटरप्रेन्योर्स ने। और वो प्री प्लान्ड होता है कि अब हमारी जो है वो सीजन आने वाला है एंड ऑल दैट, तो हमने जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी है, तो डैट इज कॉल्ड प्लान। अनप्लान क्या होती है, एकदम से कोई अपॉर्चुनिटी आई तो हमने इन्वेस्ट कर दिया, तो डैट इज कॉल्ड हमारी अनप्लान इन्वेस्टमेंट, जिसके हमने कोई एस गोल या टारगेट सेट नहीं किया था, लेकिन अब अपॉर्चुनिटी आ गई है तो हमें जो है वो, जैसे अब एकदम से कोई इवेंट आ जाता है या कुछ भी हो जाता है, एकदम से सर्दियाँ आ जाती हैं, कभी कभार ऐसा होता है ग्लोबल चेंजेस की वजह से, हो सकता है ऐसा हो कभी, या एकदम से नेक्स्ट जो उठे तो बहुत सर्दी हो, कभी कभार ऐसा होता भी है। तो अनप्लान्ड होती है बिल्कुल, उसके अंदर एकदम से जो है वो, फॉर एग्जांपल हमारी ये सूप वगैरह एंड इस टाइप की कॉफ़ी की डिमांड जो है वो इंक्रीज हो गई, तो अब इनकी अपॉर्चुनिटी थी, तो उनकी प्लान नहीं था, प्री प्लान नहीं थी ये चीज़, लेकिन अब जो अपॉर्चुनिटी आई है तो वो जो है वो एक टारगेट
सेंड नहीं करते, लेकिन वो जो है वो इन्वेस्ट कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड अनप्लान। तो ये सारी जो थी वो आप कॉन्सेप्ट ले लें इन सारी चीज़ों का। अब जो जो बहुत ही क्रूशियल हमारी ये दो इन्वेस्टमेंट्स हैं, इसको बड़ा गौर से सुनिएगा कि व्हाट इज ऑटोनॉमस एंड व्हाट इज इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। तो ऑटोनॉमस investment is investment which is not variable with the change in the level of income। तो वो लेवल ऑफ इनकम के चेंज होने से वेरी नहीं करती। दैट इज कॉल्ड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ इनकम। तो ये जो है इंडिपेंडेंट है। इन अदर वर्ड्स दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट is on inelastic. It mainly depend upon the population growth and the technical product rather than any other factor। तो इससे आपको समझ आ रहा होगा कि ये क्या कहना चाह रहे हैं कि ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट ऐसी इन्वेस्टमेंट है कि वो एक हमारी इनकम को अफेक्ट नहीं करती। फॉर एग्जांपल अगर हमने जो है वो गाड़ी इंस्टॉलमेंट पे खरीदी, जो कि नेसेसिटी है, ठीक है। तो हमने जो गाड़ी इंस्टॉलमेंट पे खरीदी है डेट इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। या हम लोग जो है वो रेंट पे हाउस लें, जो कि हमारी नेसेसिटी थी। तो दिस काइंड ऑफ जो भी चीज़ हमारी नेसेसिटी को पूरा कर रही है और उसके लिए हम इन्वेस्ट करें, तो डेट इज कॉल्ड एन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। होपफुली ये बात आपको क्लियर होगी। गाड़ी हो गई, घर हो गया, रेंट पे लेने वाला, इस टाइप की चीज़ें हो गई जो हमारी, वो हमारी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होती हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि हमारी जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की एक ये भी फी करेक्टरिस्टिक है कि ये हमेशा जो है वो कांस्टेंट रहती है। जैसे हमारा रेंट, अगर हमने रेंट पे हाउस लिया है, खरीदा है, या हमारी कंपनी है पूरी और वो रेंट पे चल रही है, रेंट देते हैं ना कंपनी में, तो हमारा जो रेंट है वो इंक्रीज तो नहीं होता, चाहे जितनी भी प्रोडक्शन हो या जितना भी प्रॉफिट अर्न किया हो। तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी यही बात है कि हमारा जो है वो हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेम रहती है, कि कांस्टेंट रहती है, कि स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस करती है। यहाँ पे जैसा आपको दिख रहा है ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ये भी बड़े गौर से सुनिएगा। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट जिसके लिए हमारा जो है वो मेन गोल हो प्रॉफिट अर्न करने का, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस इन्वेस्टमेंट इन इजी वर्ड्स। ताकि आपको पहले से ही समझ आ जाए इजी वर्ड्स में कि इन्वेस्ट टू अर्न प्रॉफिट is called induced investment. Investment which varies with the change of level of income is termed as induced investment. When investment level goes up, so does induced level. Investment, it goes down when the level of income decline. It is sensitive to change in income. It is also termed as income elastic investment. तो इन्वेस्टमेंट जब बढ़ती है जब इनकम बढ़े, और कम होती है जब इनकम कम हो। तो ये बड़ी ही सेंसिटिव सी है। और ये हम इसको इलास्टिक भी कह सकते हैं, इलास्टिक इन्वेस्टमेंट। हमने बहुत शुरू में पढ़ा था इलास्टिक, इन इलास्टिक, हाईली, परफेक्टली इलास्टिक। तो ये सारी चीज़ें होपफुली आपको याद होंगी। तो डिमांड चेंज या बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट, वो हम लोग, हमारी डिमांड बढ़े या हमारी कोई चेंज हो डिमांड के अंदर, तो हम अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा देते हैं। तो डेट इज कॉल्ड इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, ताकि हम प्रॉफिट अर्न कर सके। अब एकदम से किसी चीज़ की डिमांड हाई हो गई तो हम अपनी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा दें। यहाँ ये तो हमेशा कांस्टेंट ही रह रही थी, लेकिन ये हमारा हम बढ़ा भी सकते हैं इसके अंदर, और कम भी कर रहे हैं इसमें। तो होपफुली ये भी आपको बात समझ आई होगी। What is induced investment? It changes with the level of income. It is a very sensitive investment. So it is very sensitive in nature. तो और इलास्टिक होती है ये। तो अगर बढ़ाएंगे तो हम लोग अपॉर्चुनिटी देख के बढ़ा और कम कर सकते हैं इसको। दैट इज कॉल्ड इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। तो फाइनली हमारा जो है यहाँ पे ये वाला इसके टाइप भी कंप्लीट हुआ है। अब हम लोग जल्दी से ग्राफ देख लेते हैं अपना।
जो है वो लेक्चर वाइंड अप करते हैं। तो क्या क्या है डायग्राम्स है, सबसे पहले ये सारी डिफरेंट डायग्राम्स है, प्लीज इसको मिक्सअप मत कीजिएगा। तो सबसे पहले जो हमारी, मैं यहाँ पे एक मार्जिन बना देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ये सबको अलग ट्रीट करना है, ठीक है। ये दो अलग डिफरेंट चीज़ें हैं, ये इन्वेस्टमेंट के ग्राफ्स हैं, और ये एक साथ मैंने सेविंग रेट मैंने कर दिया ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो जो हमारा कंजम्पशन का ग्राफ है वो किस तरह से बनता है, तो प्रैक्टिकली हमारा जो कंजम्पशन और इनकम का रिलेशन है वो यहाँ पे हम शो हो रहा है। वाई एक्सिस पे क्या है, हमने कंजम्पशन ली, एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे हमने जो है वो इनकम ली। हमारी कंजम्पशन ये दिख रही है आपको यहाँ से यूं करके बढ़ रही है यार, ये हमारी इनकम है, दोनों को रिलेटेड है। अब एक पॉइंट याद होगा आपको, ऐसा आया था कि हमारी इनकम और कंजम्पशन एक दूसरे के इक्वल से ज्यादा थी, उससे क्या हो रहा था, इक्वल थी, उससे क्या हुआ कि हमारी सेविंग जो है वो जीरो हो रही थी। जब इनकम एंड कंजम्पशन एक दूसरे के इक्वल थी तो हमारी सेविंग फंक्शन पे बनना शुरू हुआ था। आपको याद होगा ऊपर जो हमने पढ़ा था। तो यहाँ से फिर हमारा सेविंग फंक्शन का सिस्टम शुरू हुआ, और फिर हमारी इनकम बढ़ी है, कंजम्पशन बढ़ी है, तो साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती चली जा रही है। तो ये तीनों चीज़ें आपस में लिंक्ड है। तो यह आप लोगों को याद रखना है, हमने सेविंग यहाँ लिया है। पहले सेविंग क्या, हमें याद है ना आपको, का हमारी पहले सेविंग क्या थी, ये यहाँ से यहाँ तक हमारी कंजम्पशन शो कर रही है, CO। पहले हमारी सेविंग माइनस में थी, ये और ओरिजिन पे हमारा हमेशा माइनस में होते हैं चीज़ें, ये हमारे माइनस माइनस देन हमारी जीरो हुई सेविंग, एंड देन इंक्रीज होना शुरू हो गई। तो ये हमारा कंजम्पशन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन का पूरा पार्ट था। अब हम यहाँ देख लेते हैं इंड्यूस एंड ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट। तो ये हमारी ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट आपको दिख रही होगी, ये कांस्टेंट रहती है ओवरऑल, और चेंज नहीं होती, ये कांस्टेंट होती है नेचर में। जबकि हमारी इंड्यूस इन्वेस्टमेंट क्या होती है, चेंजेबल है, इंक्रीज डिक्रीज होती है और चेंज होती है। तो होपफुली आपको सारी चीज़ें आज हमने वो तीन टोटल कॉन्सेप्ट्स पढ़े, तीन टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया। तो होपफुली ये सारी बातें क्लियर होंगी, तो इंशाल्लाह फिर हम लोग आपसे नेक्स्ट सेशन में एक मज़ेदार सी नए टॉपिक्स के साथ हाजिर होते हैं। जब तक के लिए DK सर स्टडी हब से आई एम साइनिंग ऑफ। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है लेक्चर नंबर 15 में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।